नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। हम एसआई की श्रृंखला शुरू करे थे जिसमें हिंदी विषय में आपको बता रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन तक बताया था। वर्णमाला चैप्टर चल रहा है जिसमें स्वरों का वर्गीकरण मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज व्यंजन का वर्गीकरण होना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं, व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर इसके भेद देखेंगे तो व्यंजन के मूल भेद 3 ही होते थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म मिलाकर के 33 संख्या होती थी इनकी। तो जब भी आपको लगाना होगा टिक, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप 33 पर ही टिक करेंगे। फिलहाल वो जो भेद हैं वो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। एक बार मुझे ध्यान नहीं है कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको या पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, तो मैं एक बार रिपीट कराए दे रहा हूँ। व्यंजन के अगर भेद देखेंगे तो भेद हो जाएंगे 5। पहला भेद हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। चौथा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। पांचवा हो जाएगा विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। ये 5 भेद हैं। पांचवा आपको हाल ही में बताया मैंने कि ये ऐड हुआ है, अभी हिंदी संस्थान ने इसको ऐड किया है। अगर देखें हम तो ये जो ऊपर वाले 3 हैं यहाँ तक, ये मूल भेद हैं। ये क्या हो जाएंगे? मूल भेद हो जाएंगे और इन्हीं की संख्या मिलाकर के 33 है। 25 स्पर्श हैं और ये 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म हैं। इनको टोटल मिलाकर के यही इनकी संख्या 33 हुई है। यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। आज यही टॉपिक स्पर्श व्यंजन शुरू करना है। तो आइए बिना देरी के हम इसको शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, वो नाम भी आप लिख लेंगे। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन, और इनको उदित भी कहा जाता है। इनके पीछे के क्या कारण हैं ये आगे आने वाले अभी टाइम में आपको पता चलेगा। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेंगे कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय प्राण वायु मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें ध्यान क्या देना है आपको? एक तो पहली बात कि जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, उन विभिन्न उच्चारण स्थानों को प्राणवायु स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। अब रही बात इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या देख लेंगे एक बार। संख्या इनकी हो जाएगी 25, का से लेकर के और माह तक, का से लेकर माह तक ये इनकी संख्या हो जाएगी 25। अब इनको किया क्या गया है, इन 25 वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर ही 5 वर्गों में बांट दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इनका अगर आधार पूछे, इनके विभाजन का आधार क्या होगा, तो इनके विभाजन का आधार है उच्चारण स्थान। किस आधार पर बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर। कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में, और वो भाग क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन रखा गया है। ठीक, इनको क्या किया गया? 5 वर्गों में बांट दिया गया। वो वर्ग कौन कौन से हैं एक बार उनको हम नोट करते हैं। 5 वर्ग यहां पर आपके सामने लिखे दे रहे, इसको मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूं। होता क्या है, पहले आएगा का वर्ग। तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? का वर्ग में हो जाएगा का, खा, गा, घा और अंगा। फिर आएगा इसके बाद चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? चा, छा, जा, झा और इया, ये 5 हो जाएंगे। टा वर्ग आएगा इसके बाद। टा वर्ग में कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और फिर
ता वर्ग आएगा, ता वर्ग में ता, ता के बाद था, दा, धा, ना, फिर आएगा पा वर्ग और इसमें आ जाएंगे पा, फा, बा, भा, मा। ये इतने हो जाएंगे। ठीक, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं इसका, फिर देखते हैं क्या है। तो ये हो जाएंगे वर्ग, 5 वर्ग। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इनके विभाजन का आधार क्या है, उच्चारण स्थान। तो इनको हम उच्चारण स्थान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये का वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसीलिए हम इसको कंठ वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंठ वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसको हम तालव्य वर्ग भी बोलते हैं, तालव्य वर्ग बोला जाएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसी वजह से इसको हम मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ग या वर्ण। ता वर्ग का दंत होता है, तो इनको दंत्य वर्ग बोला जाएगा या वर्ण बोल सकते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इसको हम ओष्ठ वर्ग भी बोल सकते हैं, ओष्ठ वर्ग। 3 नाम ध्यान रखिएगा। पहला तो मैंने आपको बताया का वर्ग, दूसरा नाम कंठ वर्ग भी कह सकते हैं, तीसरा नाम इसका एक और हो सकता है, कौन सा? कंठ वर्ण भी बोला जा सकता है। अगर पूछे कंठ वर्ण कौन कौन से हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, इस वर्ग को हम पूरे के पूरे वर्ग को हम कंठ वर्ग या कंठ वर्ण कह सकते हैं। ये इनका हो गया। ठीक, वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार इधर लिखा हुआ है उच्चारण स्थान। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और बनेगा, अभी आपको कुछ देर बाद में अल्प प्राण और महाप्राण बताए जाएंगे, उनको देखना है। तो उसमें एक संख्या आती है पहला, तीसरा, पांचवा करके, उसको भी यहीं पर हम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मान लिया आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि का वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, ये ऐसे करके आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो लाइन लिखी हुई है ये का वर्ग के पहले वर्ण है। ये वाले कौन कौन से? का, चा, टा, ता, पा। ठीक, ये प्रत्येक वर्ग के क्या है? पहले वर्ण है। चा वर्ग का पहला चा, टा वर्ग का टा, ता वर्ग का ता और पा वर्ग का पा हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है। कौन सा है? दूसरा वर्ण है। खा, छा, ठा, था, फा। ऐसे ही ये वाला प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है और ये वाला प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है और ये वाला प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे मान लिया मैं पूछूं कि टा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, तो टा वर्ग यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पे ये क्या हो जाएगा? टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा हो जाएगा। ठीक, टा, ठा, डा आप ऐसे पढ़ के भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पांचवा वर्ग है, मतलब पांचवा वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को हम पंचम वर्ण या पंचमाक्षर या अनुनासिक, इतने नामों से जानते हैं। तो ये 3 नाम भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर या अनुनासिक बोलते हैं। मैं हटा जा रहा हूँ यहाँ से और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला नाम इसका हो गया कि वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, उसके पीछे का ये कारण है। 25 इनकी संख्या होती है, का से लेकर के मा तक। इनको उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों का, चा, टा, ता, पा इसमें बांट दिया गया, इसी वजह से इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दूसरा नाम जो मैंने बताया था कि उदित कहा जाता है, तो उदित क्यों कहते हैं? 2 लॉजिक आपने समझे। प्राणवायु विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया, इसीलिए वर्गीय व्यंजन। अब तीसरा पॉइंट बनता है कि उदित क्यों कहा जाता है। देखिए, इन सभी 5 वर्गों को शॉर्ट में कु, चू, टू, तू और पू बोलते हैं। ठीक, इनको शॉर्ट में कु, चू, टू, तू, पू बोला जाता है। क्या है? इन्हीं 5 वर्गों का संक्षिप्त रूप है ये।
ठीक। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है कु, इसका मतलब का वर्ग पूरा, कु का मतलब का खा गा घा अंगा। ऐसे ही चू का मतलब चाछा जाझा इया, टू का मतलब टाठा डाढ़ा अड़ा, और तू का मतलब ताथा दाधा ना, और पू का मतलब पाफा बाबा माँ, इतना होता है। ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे सब में लास्ट में क्या है, छोटा ऊ लगा हुआ है। ठीक है, छोटा ऊ लगा है। अब बात पहुँचती है यहाँ से निकल के थोड़ा संस्कृत पर। ठीक। संस्कृत में क्या बताया गया है, एक संज्ञा होती है उदित, इत संज्ञा होती है। एक संज्ञा होगी इत संज्ञा, और इत संज्ञा जिस वर्ण की या जिस शब्द की होती है उसको नहीं गिना जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उ, और ये होता है उत। उत का मतलब हुआ संस्कृत में छोटा ऊ। क्या कहेंगे कि कोई भी वर्ण संस्कृत में अकेला नहीं लिखा जाता है, उसके साथ कार या फिर इफ प्रत्यय लगाते हैं। इसीलिए संस्कृत में आप सुने होंगे अकार, खकार, गकार, ऐसे सुना होगा। अकार का मतलब आ, ककार का मतलब का। आप लोग सुने होंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग मतलब अकार से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द। तो अकार का मतलब वहाँ और कुछ नहीं हुआ, छोटा आ, कार का वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। तो एक तो बात हो गई कार और इफ प्रत्यय, उसको काउंटर नहीं करते हैं, मतलब वो कार और इफ का मतलब वहाँ पे कोई नहीं होता है। दूसरा होता है कि उत, इत, एत ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ ता का मतलब कुछ नहीं है, केवल छोटा ऊ का मतलब है। ठीक है, तो ये संस्कृत में लिखा जाता है कि इन संक्षिप्त रूप में उत की इत संज्ञा होती है। और मैंने अभी बताया इत संज्ञा जिस भी शब्द या वर्ण की होगी वो वर्ण काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ उत और इत दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें जब संधि होगी, जब संधि हो जाएगी तो बन जाएगा उदित। कैसे बना, व्यंजन संधि जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक नियम मिलता है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। यहां पर देखेंगे क्या है, ता है, ता का दा में परिवर्तन होता है। नियम बताया गया है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ व्यंजन स्वर अथवा हा आ जाए तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देखो क्या है, ये किसी वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है, इसके बाद क्या है, स्वर आया हुआ है, नियम फॉलो हो रहा है, तो ये पहला वाला तीसरे में चेंज होगा, तो उत का क्या हो जाएगा, उत की जगह उद हो जाएगा, और इत वाला बाद में जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, उदित। आया समझ में, उदित कहाँ से आया शब्द, तो ये मूल शब्द उदित की उत्पत्ति कुछ ऐसे हुई है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा संस्कृत का है तो हो सकता है आपके समझ में अगर नहीं आया होगा तब भी कोई बड़ी बात नहीं, आप इतना बस याद कर लीजिए कि इन स्पर्श व्यंजनों को उदित भी कहा जाता है। ठीक, संक्षेप में क्या कहेंगे, कूचू टूतू पू ये कहा जाएगा। अगर कू का मतलब क्या हो जाएगा, का वर्ग यानी काखा गागा अंगा, ऐसे ही सभी का मतलब हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पर खत्म होते हैं। आपने देखा स्पर्श व्यंजन के तीन नाम, स्पर्श, वर्गीय और उदित, तीनों के कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए आपको कि इनको क्यों कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग रहेगी आपकी अंतस्थ व्यंजन। ठीक, हेडिंग है आपकी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब ही होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से हो। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है आप लिखें। इनकी संख्या आप ध्यान रखेंगे, संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या है 4, संख्या लिख दें यहाँ पर, इनकी संख्या कितनी है, संख्या है इनकी 4। कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा, ये 4 हैं। इनके और भी कई सारे नाम हैं, इनको और क्या कहा जाएगा, इनको हम अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। दूसरा पॉइंट है, एक और ध्यान रखिएगा, मुख्य अर्धस्वर कौन कौन से हैं, मुख्य अर्धस्वर, ये या और वा आपको बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मुख्य अर्धस्वर कुछ किताबों में आपको या और वा लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या अंतर है मुख्य अर्धस्वर में और अर्धस्वर में, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको बता दूं कि केवल या और वा अर्धस्वर हैं, और अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन रख दूं कि मान लिया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाते हैं, आपके सामने विकल्प है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, उस समय आप क्या टिक करेंगे,
तब आपके सामने या और वा विकल्प ही नहीं होगा, तो आपको अंतस्थ व्यंजन तब टिक करना पड़ जाएगा। और मैं प्रूफ भी करूंगा अभी कि या रा ला वा सभी को क्यों कहा जाता है। ठीक, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा संधि वाले चैप्टर में। जब आप संधि पढ़ते हैं वहां पर एक संधि आपको मिलती है यण संधि। यण संधि में एक नियम है, संस्कृत जिन लोगों को आती होगी उनको ये पता होगा, इसका सूत्र होता है संस्कृत में इको यणच, मतलब इक प्रत्याहार के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो इक प्रत्याहार का परिवर्तन यण प्रत्याहार में हो जाता है। ये रहा संस्कृत वाले बच्चों के लिए। जिनको ये समझ में नहीं आया वो हिंदी में समझें। अगर छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री या री, इनके बाद कोई असमान स्वर आता है, इनके बाद क्या होगा, कोई असमान स्वर आए, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, इनके बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका परिवर्तन किस में होगा, ठीक, ई का परिवर्तन या में, ऊ का परिवर्तन वा में, री का परिवर्तन रा में और ली का परिवर्तन ला में हो जाता है। ध्यान दीजिए यहां पर सारे लिखे हुए हैं, या रा ला वा, चार के चार आ रहे हैं। अब रही बात, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए जब आप संधि पढ़ते हैं, यण संधि किसके अंतर्गत आएगी, स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि का नियम ही है कि जब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो तीसरा वर्ण बनेगा, वो भी स्वर ही होगा। ध्यान दीजिए, स्वर की परिभाषा, वो स्वर संधि की जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषा आपको बताई जाती है कि जब पहले शब्द का या पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे पद का पहला भी वर्ण स्वर हो, इस तरीके से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। यानी कि क्या है कि स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो तीसरा 100% स्वर ही बनेगा। यहां पर देखिए ये क्या है, स्वर है, और इसके बाद भी क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, और इधर बन क्या रहा है, ये व्यंजन बन रहे हैं। ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण हैं। भाई है तो ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन लॉजिक आपने जो देखा, अभी स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो तीसरा स्वर ही बनेगा, लेकिन बन क्या रहा है आपके सामने, व्यंजन बन रहा है, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कह दिया जाता है। अब रही बात ये कि आपको मुख्य अर्ध स्वर या और वा ही क्यों लिखे हुए मिल रहे हैं किताबों में, ये ला और वा को, ये रा और ला को छोड़ क्यों दे रहे हैं। देखिए मुख्य अर्ध स्वर या और वा है, ठीक है, ये चीज देखिए, ली जो है ये हिंदी में पाई नहीं जाती है, संस्कृत में केवल होती है, और ली के जोड़ से ही ला बनता है। क्या बनेगा, ली के जोड़ से ला बनेगा। तो जब ये संस्कृत में है, ये हिंदी में है नहीं, तो आपको हिंदी में इसीलिए नहीं बताया जाता, तो ला का ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो नियम या और वा पर फॉलो हो रहा है वही पूरा का पूरा नियम रा और ला पर भी फॉलो हो रहा है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि या रा ला वा सारे के सारे क्या हैं, ये अर्ध स्वर ही कहलाएंगे। अब विकल्प आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करेगा कि क्या चुनना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, अर्ध स्वर कहा जाता है। मुख्य अर्ध स्वर क्या है, या और वा है। एक और चीज इसके साथ आपको पढ़नी है कि या और वा के बाद इनको हम एक और कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, एक श्रुति मूलक वर्ण। क्या होते हैं, श्रुति मूलक वर्ण। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड के टेट के एग्जाम में आया था। श्रुति मूलक वर्ण कौन से, यहां पर भी आपका आंसर या और वा आएगा। अब बात आती है कि श्रुति मूलक वर्ण होते क्या हैं। श्रुति मूलक मतलब जो सुनने में समान लगते हो उनको श्रुति मूलक कहा जाएगा। क्या है भाई, क्या समानता लग रही है, जब आप देखते हैं एक चीज, जैसे बोलते हैं हुआ, क्या बोलेंगे, हुआ और हुआ, ये आप देख रहे हैं दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये वा जो है ये श्रुति मूलक है किसका, आ का। ऐसे ही जैसे ये लिख दिया मैंने गई और गई, तो या जो बन जाता है वो लगभग ई का श्रुति मूलक बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, थोड़ा इसमें क्या होता है, सुनने में एक जैसी लगती है ध्वनि, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, श्रुति मूलक वर्ण बोला जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको अंतस्थ में याद रखना है। अगला देखते हैं क्या है, रा के कुछ और नाम हैं।
रा को पहला तो मान के चलिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके विकल्प एक से ज्यादा सही होते हैं और क्वेश्चन में पूछ लेगा ए वाला सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो मान लिया मैंने क्वेश्चन रख दिया आपके सामने कि निम्नलिखित में से रा है, क्या क्या है, तो वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। रा को पहली बात तो अंतस्थ कहते हैं, ये बात कंफर्म हो गई। रा को और क्या कहा गया? अर्धस्वर कहा गया। रा को अर्धस्वर कहा गया, दूसरा ये नाम हो गया रा का। एक नाम और होगा, रा को हम लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? लुंठित। एक नाम और, रा को प्रकंपित कहते हैं, प्रकंपित ध्वनि कहा जाएगा। एक और मिलेगा वर्ज्य ध्वनि, वर्ज्य ध्वनि। इतने नाम हैं रा के, तो आप याद रखेंगे। रा को अंतस्थ बोलेंगे, रा को अर्धस्वर भी कहेंगे, और रा को लुंठित, प्रकंपित और वर्ज्य ध्वनि भी कहते हैं। इतने नाम है रा के, आप इसको याद रखिएगा। ऐसे ही ला, ला का नाम क्या हो जाएगा? अंतस्थ तो है ही, अंतस्थ ये है ही। दूसरा अर्धस्वर, इसको अर्धस्वर भी कहेंगे। तीसरा नाम हो जाएगा, इसको हम पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक ध्वनि क्या होती है? ला होती है। और वर्ज्य ध्वनि भी है, वर्ज्य ध्वनि। इतने नाम हैं ला के, इसको आप याद रखेंगे। मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आपके सामने कोई भी आएगा विकल्प, मान लिया क्वेश्चन दे दिया रा ध्वनि है। अब आप चाहे एक विकल्प सही देखें, चाहे दो देखें, तीन देखें, चार देखें, कौन सा सही करना है ये आपके दिमाग पर डिपेंड करेगा एग्जाम हॉल में। वहाँ पे मैं नहीं बैठा हूँगा आपको बताने के लिए कि क्या है। आप खुद ध्यान देंगे कि केवल एक विकल्प सही है या एक से ज़्यादा सही है, या उस टाइम आप अपना दिमाग लगाइएगा। इतने नाम हो जाएंगे, ठीक। ये खत्म होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। स्क्रीनशॉट अगर आप ले चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगली हेडिंग आपकी ऊष्म व्यंजन रहेगी। चलिए देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। इनके भी दो नाम हैं। पहला हो जाएगा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, दो नाम इनके भी हैं। परिभाषा देखते हैं, जिसको परिभाषा लिखना हो लिख सकता है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु विभिन्न उच्चारण स्थानों से रगड़ते हुए निकले, वो क्या कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन। आपने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा घर्षण का, तो जब रगड़ती है कोई चीज़ तो उसको घर्षण कहते हैं, इसीलिए इसको संघर्षी व्यंजन कह दिया गया। अब अगर घर्षण पता है तो इतना पता होगा कि जब हम कोई चीज़ आपस में रगड़ते हैं तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसी ऊष्मा के कारण इनको ऊष्म व्यंजन भी कह दिया गया है। तो इनके दो नाम, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। संघर्षी प्राणवायु के रगड़ने के कारण इसको संघर्षी व्यंजन, और ऊष्म क्यों? ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब रही बात इनकी संख्या, तो संख्या इनकी भी 4 है। संख्या कितनी है? 4। कौन सी? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा, ये इतने हैं, ठीक। अब देखते हैं हम कि इनके और कौन से नाम हो सकते हैं। तो केवल और केवल हा को क्या कहा जाता है? हा को कई नाम से जाना जाता है, यहां पर केवल मैं हा की बात कर रहा हूं। स्वरतंत्र मुखी ध्वनि, या इसका एक और नाम है काकल्य ध्वनि। अगला नाम शुद्ध रूप से कंठ से बोले जाने वाली ध्वनि, कंठ से उच्चरित। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध रूप से कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि कौन सी है? वो भी हा है। हा को बोध वर्ण भी बोला जाता है, हा को बोध वर्ण भी बोला जाता है। तो इतने क्वेश्चंस आपके हा से रिलेटेड बन सकते हैं, इतने नाम आप याद रखिएगा। तो ये होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। एक कॉन्सेप्ट और इसमें मैं आपको बता रहा हूं, एक टर्म आपको मिलेगा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी आपने पढ़ा। स्पर्श व्यंजन कौन से थे? स्पर्श व्यंजन थे का से लेकर मां तक 25। संघर्षी व्यंजन 4 हैं, तीनों सा और हा।
तो स्पर्श संघर्षी कौन है, इसको आप याद रखिएगा, चा, छा, जा और झा, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ये हो गया आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी संयुक्त व्यंजन, वो देखते हैं क्या होता है। हेडिंग है संयुक्त व्यंजन। सर थोड़ा इंग्लिश में डाल दीजिएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, देखिए परिभाषा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं संयुक्त व्यंजन की। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या होगा, दो व्यंजनों के योग से बने होंगे वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी है, इनकी भी संख्या 4 ही है। संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हो जाएंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी खास बात यह है कि इनसे बनने वाले क्वेश्चन बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, थोड़ा आपको ध्यान देना है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, व्यंजन लिखने का तरीका। मैंने आपको बताया होगा पिछली क्लास में कि जब उच्चारण स्थान उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताया था, वहाँ मैंने आपको बताया था स्वर 3 प्रकार के, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक लाइन वहाँ पर बताई होगी मैंने आपको, अगर नहीं बताई तो अभी नोट करें। व्यंजनों को अर्धमात्रिक कहा जाता है, ठीक। क्या कहते हैं व्यंजनों को, अर्धमात्रिक, मतलब व्यंजनों की आधी मात्रा गिनी जाती है। अब ये क्या है, व्यंजन होते क्या हैं, अपने मूल रूप में हलंतवाचक होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। व्यंजन आप लोग 2 तरीके से लिखे देखो होंगे, जैसे का लिखा हुआ है, का ऐसे भी लिखा देखा होगा, ऐसे लिखा देखा होगा। तो ये व्यंजन का मूल रूप है। क्या है, मूल रूप है व्यंजनों का। ये वाला मूल रूप नहीं है, ये क्या है, ये का के साथ आ आया हुआ है। आया समझ में, ये वाला क्या है, का के साथ आ आया हुआ है, और ये वाला क्या है, व्यंजन का मूल रूप है। तो व्यंजन अपने मूल रूप में हलंतवाचक होते हैं। जब तक ये अपने मूल रूप में है तब तक इनका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता है। इनका उच्चारण कब होगा, जब इसके साथ कोई स्वर आएगा। इसका मतलब इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते इस वाले का, और इस वाले का उच्चारण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके साथ छोटा आ आया हुआ है। तो व्यंजन 2 तरीके से लिखे जाएंगे, या तो हलंत लगा होगा या तो नहीं लगा होगा। और अगर हलंत लगा है इसका मतलब उसके साथ स्वर नहीं है, और अगर हलंत नहीं लगा है इसका मतलब उसके साथ स्वर आया हुआ है। कुल मिला के आप ये ध्यान देंगे कि जैसे ये का लिखा हुआ है, हलंत नहीं लगा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। का पर जब हलंत लगाएंगे तो स्वर आपको हटाकर अलग लिखना पड़ेगा, जो भी स्वर उसके साथ आया होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझे होंगे कि स्वर 2 तरीके से लिखे, मतलब व्यंजन 2 तरीके से लिखे मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है परिभाषा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं। अब पूछेगा वो 2 व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप इतना याद कर लें कि 2 व्यंजन किसके कौन कौन से हैं, इतना ही नहीं है, वो लिखे कैसे जाएंगे ये भी जरूरी है। जैसे बहुत लोगों को पता होता है कि छा जो है वो का और मूर्धन्य सा से बना हुआ है। दिक्कत तब आएगी जब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया आपके सामने, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, फिर आप वो कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद बताइएगा। जैसे छा बना है, मैंने ये लिख दिया, ये क्वेश्चन है आपका। सर फ्रेम में आ रहा है सर? तो विकल्प हैं आपके का मूर्धन्य सा, दूसरा विकल्प है का मूर्धन्य सा, तीसरा विकल्प है का मूर्धन्य सा, चौथा विकल्प है का मूर्धन्य सा, पांचवा विकल्प हम रख रहे हैं आपके सामने का मूर्धन्य सा आ, छठा विकल्प रख रहे हैं ई के बाद एफ का मूर्धन्य सा आ, और भी रख सकते हैं आपके सामने। कुल मिला के समझना ये है कि कितने तरीके से हम आपके सामने लिख दें और सही कौन सा है आप कैसे ढूंढोगे इसको।
ठीक, तो इतना याद कर लेने मात्र से कि का और मूर्धन्य सा से बना है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कौन सा सही है। छा लिखा होगा या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, दो तरीके हैं लिखने के। ये वाला जो तरीका है जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ स्वर आया है। ये वाला जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसके साथ स्वर नहीं है, हटा हुआ है। तो जो छा अब ये लिखा जाएगा, ये स्वर वाला जो स्वर सहित रूप है वो क्या होगा, पहला वाला पक्का आधा रहेगा सब में, दूसरा वाला मूर्धन्य सा। अब देखिए मूर्धन्य सा मैंने लिखा, यहां पर हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब इसके साथ स्वर अभी भी लिखा हुआ है। तो देखो यहां भी स्वर, यहां भी स्वर, इसको छोड़ दो ऐसे ही सही है। दूसरा तरीका है इसका का और मूर्धन्य सा। अगर मैंने गलती से हलंत लगा दिया, इसका मतलब स्वर हट गया, और अगर हट गया तो आपको अलग लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके सही हैं, ये हो जाएंगे। अगर इस तरीके से लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, यहां पर स्वर नहीं है तो का और मूर्धन्य सा दोनों में हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्वर नहीं है तो हम यहां भी नहीं लिख सकते। अब ये तरीका है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए छा लिखा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, इसमें हलंत नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, ये गलत है। इन दोनों में लगा हुआ है, यही वाला सही है। यहां पर देखिए का में नहीं लगा हुआ है, क्या होगा, हमेशा आगे वाले में तो लगना ही लगना है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी क्या है, इसमें लास्ट में क्या है, स्वर आया हुआ है, और यहां पर क्या है, स्वर नहीं है, तो ये भी गलत है। ये कब सही होता, जब यहां पर हलंत ना लगा होता, तो ये सही था। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्या है, यहां पर भी स्वर आ गया, यहां पर भी स्वर आ गया, तो ये नहीं है। तो हम थोड़ा ध्यान देंगे कि लिखने का तरीका क्या है, हलंत लगा है या नहीं लगा है। अगर हलंत लगा है तब तो दोनों पे हलंत आप मजबूरी में लगाओगे, और अगर नहीं लगा है तब दो तरीके से लिखना है। या तो हम स्वर सहित लिख दें तो बाद वाले में हलंत ना लगाएं, और अगर स्वर हटाएंगे तो आपको हलंत लगाकर आगे छोटा आ लिखना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं अगला, त्रा। त्रा किससे किससे बना हुआ, ऐसे ही दो तरीके से त्रा भी लिखा जाएगा, हलंत के साथ और बिना हलंत के। जब तक हलंत के साथ है तब तक क्या हो जाएगा, ता प्लस रा, दोनों पे हलंत, और अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो ता प्लस रा, या तो इतने पे ही छोड़ दें, या तो क्या करेंगे, ता प्लस रा और छोटा आ बाद में लिखना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, त्रा हो गया। अब देखते हैं स्रा। स्रा कैसे बना होता है, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। तो अगर स्रा हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब सा और रा और छोटा ऐसे लिखें। स्वर अगर हटा दिए, नहीं हटाए तो सा और रा ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। और अगर स्रा पे हलंत लिखा हुआ है तब तो सा और रा आपको पूरे में दोनों में हलंत लगाना ही पड़ेगा। अगला क्या है, ज्ञा है। तो ज्ञा भी वैसे ही दो तरीके से। अगर हलंत नहीं लगा है तो आप क्या लिखेंगे, जा प्लस या प्लस छोटा आ, या तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जा पे हलंत और यहाँ पे हलंत ना लगाएं, ऐसे ही छोड़ दें, दोनों जगह स्वर लिखे हुए हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, ज्ञा के साथ अगर हलंत लगा हुआ है तो आपको दोनों में जा और यहाँ दोनों में हलंत लगाना ही पड़ेगा, ये तरीका हो जाएगा। मैं हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन हो गए 4 प्रकार के। अब इसको आपको देखना है। नेक्स्ट जो 5वां भेद बचता है वो कौन सा है, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, इसकी कोई अलग से अभी परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है। विशिष्ट व्यंजन केवल इसकी संख्या कितनी है, 1 है। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले इसको जारी किया गया है। उन्होंने एक PDF जारी करी जिसमें लिखा हुआ था विशिष्ट व्यंजन कौन सा है, एक ये ऐसे ये बना हुआ है। ये खासकर दक्षिण भारत की भाषाओं में इसका यूज होता था या अब भी हो रहा है, तो वो यहाँ पर हिंदी में अडॉप्ट कर लिया गया है। तो ये है विशिष्ट व्यंजन। अभी इसकी कोई बहुत विशेष परिभाषा वगैरह या ये सब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है, तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे इसका। ये आपकी वर्णमाला खत्म होती है, ठीक, व्यंजनों के भेद खत्म हो गए। अब देखना है व्यंजनों के वर्णों के कुछ अलग से वर्गीकरण होते हैं, उनको देखेंगे। तो आपकी हेडिंग रहेगी अब वर्णों के कुछ अन्य वर्गीकरण। हेडिंग रहेगी वर्णों के कुछ अन्य वर्गीकरण।
अब उसमें पहला वर्गीकरण जो रहेगा वो रहेगा प्राणत्व के आधार पर। क्या हो जाएगा? प्राणत्व के आधार पर। हेडिंग है, मेन हेडिंग है वर्णों के अन्य वर्गीकरण। अन्य वर्गीकरण, ठीक, ये हो जाएगा। पहला है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर ध्यान आपको यह देना है, प्राणत्व के आधार पर दो तरीके के, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ये होता क्या है? प्राणत्व के आधार पर मतलब ये हुआ, प्राणत्व मतलब प्राणवायु। जब वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हों उस समय प्राणवायु कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है, कम निकल रही है या ज्यादा निकल रही है। तो अगर कम निकलती है तो उसको अल्प प्राण कहा जाएगा और ज्यादा निकल रही है तो महाप्राण कहा जाएगा। जब हम वर्णों के उच्चारण कर रहे होते हैं, आप मुख के सामने अपना हाथ लगा के देखिएगा, जैसे जब हम का बोलते हैं और फिर खा बोलते हैं, दोनों वर्ण आप बोल के देखेंगे तो का के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा कम होगी, या आप देखेंगे इसको महसूस करेंगे हथेली पर कम हवा टकराएगी, और जब खा बोल रहे होते हैं तो ज्यादा टकराती है। आप इसको बोल के देखिएगा। तो का क्या है? अल्प प्राण है और खा ज्यादा हवा टकराने के कारण महाप्राण की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण और महाप्राण दो तरीके के हो जाएंगे। होते कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में उसको बांट दिया गया था, 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया था, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मैंने आपको समझाया था। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आप लिखना है, आप लिखिए इसको। अल्प प्राण की परिभाषा में बोले दे रहा हूं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। होंगे कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और समस्त स्वर, ये अल्प प्राण होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी संख्या कितनी होगी, अल्प प्राणों की, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो अल्प प्राण जब हम देखेंगे, इधर ऊपर की तरफ लिखे दे रहे हैं, तो ये देखिए 5 हैं। कौन कौन से? देखो, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण कितने हो जाएंगे? 5। क्यों? क्योंकि 5 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग के पहले पहले कौन से हुए? का वर्ग का, चा वर्ग का पहला, टा वर्ग का, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके सबके पहले पहले वर्ण कितने हो गए? 5। तो 5 हो गए पहले, 5 तीसरे, 5 पांचवे, यानी कि 15 ये हुए। और अंतस्थ कितने हैं? 4। 15 और 4 19। अगर हम देखें व्यंजन कितने हैं? 19 हैं। और स्वर कितने हो गए? 11। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। कुल अगर इनकी संख्या ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 30। विकल्प आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या चूज करना है। मान लिया मैंने दे दिया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्णों की संख्या है 19, 20, 21 और 22, फिर आप क्या टिक करोगे? मजबूरी है आपकी 19 को टिक करना। क्यों? क्योंकि अल्प प्राण व्यंजन 19 हैं। 30 आपके विकल्प में है ही नहीं, क्या लगाओगे फिर? और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कई बार। तो आप यहां पर देखेंगे 19 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग बता दिया। व्यंजन कितने? 19, स्वर कितने? 11, कुल इनकी संख्या 30 है। दिमाग लगाना, विकल्प क्या चूज करना है आपको, क्योंकि विकल्प आपके सामने होंगे, मेरे नहीं। आगे देखते हैं, महाप्राण क्या होते हैं? परिभाषा लिखिएगा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। अब बात आती है कौन कौन से होंगे। तो जैसे इसमें पहला, तीसरा, पांचवा था, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण होते हैं। क्या हो जाएंगे? महाप्राण। अब इनकी भी संख्या की बात करें तो कितनी है? ये क्या हो जाएंगे? 5 दूसरे वाले और 5 चार वाले, चौथे वाले, 10 ये हो जाएंगे। और ऊष्म कितने हैं? 4। तो 10 और 4 14, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन हैं, इसके अंतर्गत कोई स्वर नहीं आता है। तो इनका एक ही विकल्प हो सकता है 14। अब ये हेडिंग हो गई आपकी प्राणत्व के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे
घोषत्व के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है घोषत्व या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ये भी क्या हो जाएंगे, दो तरीके के हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला हो जाएगा अघोष, दूसरा हो जाएगा सघोष, या इसको हम क्या बोलेंगे, घोष बोलेंगे। ठीक, सघोष या घोष एक ही चीज है। ये होते क्या है, चलो, घोषत्व या स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर, मतलब ऐसे वर्ण, देखिए जब वर्णों का उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रियां जो होती हैं यहाँ गले के आसपास, उसमें थोड़ा बहुत कंपन होता है। इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। जब आप बोल रहे हो तो गले के आगे हाथ लगा के देखिएगा, एक झंझनाहट सी आपको महसूस होगी। तो वही चीज़ है कि ऐसे वर्ण जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है या कैदुन ना हो, वो अघोष कहलाएंगे, और जिनमें ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष कहलाएंगे। अब बात आती है ये है कौन कौन से। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये क्या होता है, अघोष है। इसके साथ साथ इसमें आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म क्या, ऊष्म पूरे नहीं आते, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा, ये आता है, हा नहीं आएगा इसमें। ठीक, अब आती है इनकी संख्या की बात। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 5, 5 10 और 3 13। इनकी संख्या कितनी है, 13 है, और सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन ही हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, कितने हैं, व्यंजन ही हैं। अच्छा, अगर पूछ ले अघोष कौन से, तो पहला और दूसरा। पहला और दूसरा मतलब का, च, ट, त, प, ये पहला हो गया। दूसरा खा, फा, छा, ठा, था, ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण होते हैं। तो 10 ये हो जाएंगे, और तालव्य, मूर्धन्य और दंत्यसा, ये कुल मिला के कितने हो गए, 13 इनकी संख्या हो गई। अब देखते हैं आगे सघोष कौन सा है। तो सघोष होता है कि जिनमें स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन होगा वो सघोष कहलाएंगे। आएगा कौन कौन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और समस्त स्वर। और एक चीज और, इधर से हा बच रहा था वो हा इधर आ जाएगा। ठीक, ये इतने होते हैं सघोष या घोष इनको कहते हैं। अब इनकी संख्या की बात करें तो कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी कि 5, 5 10, 5 15 कौन कौन से हों। प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण कौन कौन से हैं, जा, बा, गा, डा, दा, ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण। चौथे वर्ण कौन से हैं, झा, भा, घा और ढा, ये प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण हैं। और प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण होता है। इसका मतलब 15 ये हो गए, 4 अंतस्थ, 15 और 4 19, और एक इधर यहाँ पर देखिए स्वर व्यंजन लिखा हुआ है हा। तो व्यंजन कितने आए, इनकी अगर संख्या की बात करें हम तो संख्या में देखेंगे व्यंजन कितने आए, व्यंजन अभी मैंने गिना 20, और स्वर कितने होते हैं, स्वर क्या होंगे 11। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई 31 हो गई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सामने विकल्प क्या दे रखे हैं उसी हिसाब से आप उस पर टिक करोगे। क्या केवल व्यंजन पूछना चाह रहा है, या स्वर पूछना चाह रहा है, या पूरी संख्या पूछना चाह रहा है, ये आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको इस पर, कि थोड़ा जब भी आप स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे तो प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो इसी पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है यहाँ पर। फिलहाल जितने वर्गीकरण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे। क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन कि डा है, डा वर्ण है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है विकल्प आपके सामने, अल्प प्राण, अल्प प्राण घोष। दूसरा विकल्प है
अल्प प्राण अघोष। तीसरा विकल्प है महाप्राण घोष। चौथा विकल्प है आपके सामने महाप्राण अघोष। ये 4 विकल्प आपके सामने है। अब आपको देखना है कौन सा सही होगा। देखिए डा लिखा हुआ है, डा है क्या? डा जब आप पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन उसमें आता है टा ठा डा। टा वर्ग का वर्ण है। टा वर्ग का किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो जब तीसरे नंबर पे है, अब हमको देखना है कि अल्प प्राण महाप्राण में, अल्प प्राण और महाप्राण में से तीसरा वाला किस में जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या था? अल्प प्राण। तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो अल्प प्राण है, ये बात फिक्स हो गई। अब अघोष और सघोष में से देखते हैं। तो पहला और दूसरा क्या होता था? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता था? घोष या सघोष होता था। यानी कि ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण और घोष हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इसके। एक चीज और अगर आपको थोड़ा मैं रिकॉल करवा देता हूं, स्पर्श व्यंजन आप कितने हैं? 25 हैं। इनको जब भी टैकल करना होगा आपको क्वेश्चन में अगर आते हैं तो आप इसको पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, और पहला, दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। इससे आप कंफर्म कर लेंगे। लेकिन जो बाकी बच रहे हैं उसको कैसे? एक लाइन आप याद रखिएगा, जितने भी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण घोष होते हैं। एक लाइन केवल आप याद रख लीजिए कि जितने स्वर हैं वो क्या हैं? अल्प प्राण घोष हैं। तो अगर 11 क्वेश्चन आपके बन गए इस पे, कैसे? आ से लेकर औ तक स्वर हैं। तो कुछ भी पूछ ले आपसे कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, कोई भी दे दे, ये क्या है? आप आंख बंद करके लगाएंगे क्या है? अल्प प्राण घोष हैं। पहली चीज आपने शादी में देखा होगा, एक साहिबेला होता है, उसका मतलब क्या हो? दूल्हे के साथ साथ चलते हैं। तो इन स्वर के साहिबेले महोदय हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन है? अंतस्थ। तो इनका भी यही गुण है, जितने अंतस्थ होंगे वो क्या होंगे? अल्प प्राण घोष हो जाएंगे। कितने हो गए? 11 इधर, 4 इधर, 15 आपका क्लियर। अगर 15 कोई भी आ जाए, मतलब देखो मैं गिनवा रहा हूँ आपको, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आय, ओ, आओ, या, रा, लावा, इतने कभी भी पूछे आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण घोष हो जाएंगे। अब बाकी का देखते हैं, बच कौन रहा है? ऊष्म व्यंजन बच रहा है ना। ऊष्म क्या होता है? ऊष्म महोदय इनके अपोजिट हैं। तो ये जिधर रहेंगे उसके दूसरे पाले में ऊष्म रहेगा। ऊष्म किस में रहेगा? अलग। तो ऊष्म वाला क्या हो जाता है? ऊष्म हो जाता है महाप्राण। अगर ये अल्प प्राण है तो ये क्या हो गए? महाप्राण। और अगर ये घोष हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? अघोष। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो हा होता है ऊष्म में से निकल करके वो घोष में होता है। इतना केवल आपको ध्यान रखना है। हा वाला क्या होगा? घोष होगा। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई, वीडियो बैक करिए, एक बार फिर से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। स्वर जितने हैं वो अल्प प्राण घोष, दूल्हे साहिबेला अंतस्थ व्यंजन, तो वो भी अल्प प्राण घोष। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये 15 आपके कंफर्म हो गए। ऊष्म जो होता है वो अंतस्थ का जस्ट अपोजिट मान के चलो इसको। तो अगर ये अल्प प्राण है तो ये महाप्राण हो गए, ये घोष थे तो ये अघोष हो गए। बस हा वाले को घोष में निकाल के अलग करना है, इतना हो जाएगा। बाकी बचा क्या? केवल स्पर्श व्यंजन बचे 25। तो उनको आपको पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, और पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चेक करना है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा कतई, अगर आपको थोड़ा इस बात पर ध्यान चला गया आपका। तो एक चीज याद रखिएगा, जिन बच्चों को वर्णमाला नहीं आती है वो याद कर लें अभी भी, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका गलत होने वाला है, ये गलत हो जाएगा। तो ये था आपका थोड़ा बहुत मतलब जो बचा हुआ पार्ट था। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसमें आपको थोड़े बहुत चीज़ें और जाननी है। जैसे 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? अच्छा, मैंने अभी आपको अयोगवाह नहीं बताया है। हेडिंग है आपकी अयोगवाह। ये क्या होते हैं? अयोगवाह
परिभाषा इनकी अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो छोटा आ के योग से बने होते हैं और व्यंजन का अर्थ भी वहन करते हैं अयोगवाह कहलाएंगे। इनके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। क्या है? जो छोटा आ के योग से बने हो, व्यंजनों का अर्थ वहन कर रहे हो, क्या कहलाएंगे? अयोगवाह कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या तो हिंदी में अयोगवाहों की संख्या है 2। ध्यान रखना, मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं हिंदी में, क्योंकि संस्कृत में 4 होते हैं। तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग, इसको जिसको आप अंग और आहा बोलते हैं, ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग इनको कहा जाता है। ठीक, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। इसके पीछे का लॉजिक आप सुन लीजिए एक बार, वो भी बताए दे रहा हूं। 1 सेकंड मुझे मौका दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए, अयोगवाह स्वर भी हैं व्यंजन भी हैं। कैसे? देखना, स्वर की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे वर्ण जिनमें उच्चारण करवाने की क्षमता हो। अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे होंगे स्वर की परिभाषा कि ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चरित हो सकें या जिनके बोलने में किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, वो क्या कहलाएंगे? स्वर। दूसरा नजरिया ये भी है स्वर की परिभाषा का कि जिनमें उच्चारण करवाने की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, अंग क्या है? देखो ये क्या लिखा हुआ है? का, और इस पर मात्रा लगा दीजिए। कंग बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? जैसे कंगन बोलते हैं, तो ये क्या है? एक मात्रा का काम कर रहा है ये अंगर। ऐसे ही कहा के क्या लिखा हुआ है? कहा लिखा हुआ है। बाद में क्या लिख गया? विसर्ग लग गया, ये इसका उच्चारण अलग हो गया कहा। तो इसमें उच्चारण करवाने की क्षमता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। अब रही बात, इनको थालिक बैंगन का है बनाए हैं कि कभी स्वर तो कभी व्यंजन। व्यंजन क्यों कहते हैं? अब देखो, चूंकि ये छोटा आ एक अलग ध्वनि है और इसके सहयोग से बने हुए हैं। ये चाहे आ हो, चाहे अंग हो, चाहे आह हो, मतलब ये स्वर के योग से बने हुए हैं। और जो चीज स्वर के योग से बोली जाती है या बनी होती है वो व्यंजन होती है। ठीक, तो ये क्या है? व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं। ये है इनका लॉजिक। इसीलिए आपको किताब में कंफ्यूजन के लिए लिखा होता है, कभी कभी 11 स्वर मिलेंगे, कभी कभी 13 मिलेंगे। इनको शामिल कर लिए तो 13, नहीं शामिल करे तो 11। एक ध्यान रखना आप इस बात को कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आपको 11 टिक करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हेडिंग्स हैं 2-4, मैं उनको बता के और फिर ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक आता है टर्म उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, जहां जहां व्यंजन लिखा हुआ है वहां वहां पर आपके क्वेश्चन में ध्वनि भी हो सकता है। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त व्यंजन, तीनों चीज सही है। ये क्या होता है? इसको हम एक और नाम से जानते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ये कौन कौन से हैं? ड़ा है और ढा है। इनका भी उच्चारण सेम वही किससे होता है? मूर्धा से होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो खास इनकी परिभाषा कुछ आती नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन जान लो होता क्या है। जिनके उच्चारण में ये जो जबान होती है, मैं टच नहीं कर सकता, उंगली बहुत गंदी है, तो ऊपर जबान तालू में लगेगी और आगे दांत पर पटक कर जिनका उच्चारण होगा वो क्या होगा? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएगा। ऐसे ये ऊपर जीभ लगाएंगे और आगे पटक के बोलेंगे, ये हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। एक आता है आपका टर्म आगत ध्वनि। आगत ध्वनि, ध्वनि लिखी हुई है, व्यंजन भी लिखा हो सकता है आपका। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन आपको किताबों में लिखा मिलेगा जा और फा। ये नीचे नुक्ता लगा हुआ है, उर्दू और फारसी में यूज होता है नुक्ता। दोनों के उच्चारण में अंतर है, ये जा है और ये जा है। ठीक, जैसे बहुत सारे जो लोग थोड़ा उर्दू, जिनकी बोलने में उर्दू का टच या फारसी का टच होता है, वो ऐसे बोलते हैं जा, जैसे फैज ऐसे बोला जाएगा। ठीक, गज़ल, ये चीज़, गजल नहीं गज़ल, ये चीज़ बोली जाती है। तो आगत मतलब क्या है? ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे व्यंजन जो हिंदी के नहीं हैं, किसी दूसरी विदेशी भाषा से आकर के हिंदी में आए हैं, वो क्या हैं? आगत कहलाएंगे। तो जा फा, अग, ये नुक्ता, ये बिंदी आपको जहाँ भी मिल जाए वो क्या है? आगत है। एक जगह और आपको ये मिलेगा आ,
ये वाला टर्म मिलता है। ये ना तो बड़ा आ है और ना तो ओ है, इनके बीच की स्थिति है आ। देखिएगा ये क्या है, आ ओ, ये इनकी अलग अलग 3 ध्वनियां हैं। ये अंग्रेजी में यूज होता है। ये क्या है, जैसे बड़ा आ से आम, ओ से ओखली, ये क्या है आ की ध्वनि हिंदी की नहीं है। जैसे डॉक्टर, ना तो हम डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर बोलते हैं, बीच की स्थिति होती है, डॉक्टर बोला जाता है। डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब वर्ड हैं, ये क्या हैं, अंग्रेजी के हैं। तो ये वाली साउंड, इसको भी आप आगत के अंतर्गत रख सकते हैं। एक और आपको टर्म मिलेगा वर्त्स्य ध्वनि। वर्त्स्य ध्वनि ये क्या होता है, वर्त्स्य ध्वनि होती है जो दांत और मसूड़े के सहयोग से बोली जाए, वर्त्स्य ध्वनि कहलाएगी। ये 4 ध्वनियां होती हैं, ना, रा, ला और सा। बिना किताब का नाम लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ किताबों में आपको 1-2 वर्ण कम लिखे मिलेंगे, थोड़ा सावधान रहिएगा। ये 4 हैं, ना है, रा है, ला है और सा है। मैं जो मैटर दे रहा हूं आपको ऑथेंटिक दे रहा हूं, ठीक। तो इन 4 को आप याद रखिएगा। आप आसानी से याद कर सकते हो, जैसे नर हो गया और लस हो गया। या आप और अगर इसको इजी करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे नल हो गया और रस हो गया, चारों इसी में आ जाएंगे ना। याद रख लो लाइन कि नल से रस निकलता है। ना, ला, रा और सा, ये 4 क्या हैं, ये वर्त्स्य ध्वनि है। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब आप एक काम करिएगा, एक आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और मेरे द्वारा पढ़ाई गई, ये 3 पार्ट में पढ़ाया गया है। अगर उच्चारण स्थान को भी जोड़ लें तो 4 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो मुझे उम्मीद है एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए से बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, उसका निराकरण मैं अगले आने वाले लेक्चर में कर दूंगा। फिलहाल आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कल्याण हो। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।